काल, इस प्रागैतिहासिक काल में पत्थर के उपकरणों का यानी कि पाषाण उपकरणों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है और इसी वजह से इस काल को हम पाषाण काल के संबोधित करते हैं। पाषाण काल कह के हम इसे संबोधित करते हैं, यानी कि अगर आप इसे पाषाण काल अर्थात इसे स्टोन एज कह के संबोधित कर सकते हैं। इस पाषाण काल पर अगर बात की जाए तो इस पाषाण काल में आपके भारत में कब इसकी शुरुआत मानी जाती है? वैसे ये कहा जाता है कि फ्रांस और अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वहाँ पर इस पाषाण काल के पहले साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन अगर आप भारतीय इतिहास के संदर्भ में बात करो तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में यह जानकारी मिलती है कि भारत में सबसे पहले इस पर जो काम करने वाले थे वो थे डॉक्टर प्राइमेज ने 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले के जो लिंग सुगर गांव से यहाँ पर इन्हें एक पाषाण कालिक या प्रागैतिहासिक उपकरणों की एक खेप प्राप्त हुई। और जब इस तरीके की खेप यहाँ से प्राप्त होती है तो इनके दिमाग में एक चीज डेवलप होती है कि भारतीय इतिहास जो हमें पहले इसे आदि मानव के रूप में स्थापित करते हैं वो वैसा नहीं रहा, या फिर ये बर्बर या असभ्य के रूप में नहीं थे। और इन्हीं की इस बात को देखते हुए ये कहा जाता है कि भारत में इन प्रागैतिहासिक अध्ययन की गति तेज बढ़ने लगती है। और उसी दौरान आपके 1861 में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने आपके कलकत्ता में भारतीय पुरातात्विक विभाग पर काम करने वाली एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और बाद में विलियम जोन्स ने इसे 1874 में बहुत आगे बढ़ाया, डेवलप किया। और इस अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा जब इस प्रकार पुरातात्विक सोसाइटी की स्थापना की जाती है तो उससे ये कहा जाता है कि अब इन पुरातत्ववेत्ताओं को भारत में एक बड़ी गति मिलती है। और जब इस प्रकार यहाँ पर पुरातात्विक अध्ययन की गति शुरू हो जाती है तो उसी दौरान ये कहा जाता है कि अब आपके 1863 में रॉबर्ट ब्रूस को मद्रास के निकट एक पल्लवरम नामक स्थान है, मद्रास के निकट एक जगह है जिसका नाम है पल्लवरम, और इस पल्लवरम से एक हैंडेक्स यानी कि कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। और यह कुल्हाड़ी भारत में पुरातात्विक उपकरणों का एक पहला खोजा गया उपकरण था। और यहीं से ये कहा जाता है कि भारत के प्रागैतिहासिक अध्ययन की एक नई श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर पुरातात्विक प्रागैतिहासिक उपकरण किसी के द्वारा खोजे गए तो वह डॉक्टर प्राइमेज थे, जबकि सबसे पहले हैंडेक्स जो खोजे गया वो पहला व्यक्ति रॉबर्ट ब्रूस था, जिन्हें मद्रास के पल्लवरम से हैंडेक्स प्राप्त होता है यानी कि कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जब ये भारत में पुरातात्विक श्रृंखलाओं का एक या खोजों का एक दौर शुरू हुआ, तो जब इस तरीके से दौर शुरू होने के बाद भारत का एक पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो ये प्रागैतिहासिक काल था, इस प्रागैतिहासिक काल का और आगे विभाजन होगा और समय समय पर यह कहा जाता है कि इस प्रागैतिहासिक काल में भारत में एक अलग अलग प्रकार की जो श्रृंखला है या अलग अलग प्रकार की मानव के विकास है वो यहाँ पर भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस प्रागैतिहासिक इतिहास का जो प्रारंभिक जो एक मानवीय रूप था वो प्रारंभिक मानवीय रूप आदि प्राइमेट। तो फिर बात की जाए प्राइमेट, ये कहा जाता है कि प्रथम स्तनपायी जीव था, यानी कि स्तनधारी जीव के रूप में सबसे पहले प्राइमेट आता है। प्राइमेट जब डेवलप होता है तो प्राइमेट के डेवलप होने के बाद होमिनिड्स
होमिनिड्स, ये कहा जाता है कि होमिनिड्स का अस्तित्व होता है और ये लगभग एक मानवीय रूप के रूप में स्थापित हो जाता है। और उसके बाद भारत में ये कहा जाता है कि रामापिथेकस का अस्तित्व होता है और इसे आप शिवापिथेकस भी कहते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें तो रामापिथेकस और शिवापिथेकस एक तरीके से ये कहा जाता है कि द्विपदीय मानव का एक पहला रूप माना जाता है। जनरली अगर आप इसे ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड की श्रेणी में देखो तो इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में माना जाता है। और बाद में ये कहा गया कि भारत में उस ऑस्ट्रेलोपिथेकस को रामापिथेकस या शिवापिथेकस कहा गया। यानी कि इसके साक्ष्य भारत में भारत की जो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ थी वहाँ से एसजी साकलिया को सबसे पहले प्राप्त हुआ। इस वजह से इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस को भारत में शिवापिथेकस कहा गया और बाद में इस शिवापिथेकस को हिंदुओं के जो आदि देव थे भगवान राम, उनके नाम पर इसे रामापिथेकस भी कहा गया। तो इस प्रकार यह भारत में मानवीय उदय का एक पहला रूप माना जाता है। और इस रामापिथेकस के बाद अगली जो श्रृंखला आती है वो आती है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस यानी कि मानवीय विकास का अगला जो चरण है वो होमो इरेक्टस के रूप में आता है और यह निम्न पुरापाषाण काल के समय का माना जाता है। हम इसे डिस्कस करेंगे जब हम पाषाण काल को देखेंगे। तो होमो इरेक्टस का उदय हुआ और इस काल में मानव एक सांस्कृतिक रूप धारण कर चुका था और इस होमो इरेक्टस से अगला जो मानव अस्तित्व में आया वो निएंडरथालस माना जाता है। और इस काल में ये कहा जाता है कि ये जो निएंडरथालस था यह प्रथम गुफावासी था। यानी कि सीधी सी अगर हम यहाँ पर बात करें तो मानव इस काल में प्रथम गुफावासी हो चुका था और उसका सांस्कृतिक रूप अस्तित्व में आ चुका था। यानी कि परिवार की जो एक तरीके से अगर हम बात करें तो परिवार की जो भावना थी वो आपके निएंडरथालस काल में डेवलप हो चुकी थी। और इस निएंडरथालस के बाद जो अस्तित्व में आया वह आपके होमो सेपियंस था। और यह मानवीय विकास का एक पहला महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा विकसित मानव माना जाता है होमो सेपियंस। और इस होमो सेपियंस आपके जनरली जो आता है वह नवपाषाण काल के दौरान आता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में मानव की उत्पत्ति जो ये मानव का जो विकास है वो इन चरणों के अंतर्गत, इन 6 चरणों के अंतर्गत चलता है जिसे हम आगे देखेंगे यानी कि पाषाण काल के अध्ययन में। तो ये आपका पाषाण काल का प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। आगे हम बात करें प्रागैतिहासिक काल। इस प्रागैतिहासिक काल का विभाजन आगे आपके अलग अलग टुकड़ों में किया गया है। प्रागैतिहासिक काल को ये कहा जाता है कि वैसे सबसे पहले विभाजित करने वाले डॉक्टर नेल्सन थे। डॉक्टर नेल्सन ने मानव की प्रवृत्ति के आधार पर इस प्रागैतिहासिक काल का विभाजन किया। नेल्सन ने यह कहा कि मानवीय अवस्था के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा जा सकता है। और ये जो 4 भाग है, एक तो जब ये कहा जाता है कि मानव बर्बर था, मानव सबसे पहले बर्बर होता है और जब मानव बर्बर होता है तो उसके बाद उसमें थोड़ा डेवलपमेंट होता है और वह शिकार करने लग जाता है। तो यानी कि दूसरी अवस्था मानव की शिकारी आ गई। शिकार से फिर जब वो करने लगता है तो उसमें एग्रीकल्चर डेवलप होती है और वो क्या बन गया, कृषक बन गया। और जब वो कृषक बन जाता है तो उसके बाद जब उसके उत्पादन का अधिशेष बचता है तो उस अधिशेष को वो बेचने खरीदने में प्रयोग में लेने लग जाता है। यानी कि एक व्यापार की भावना डेवलप हो जाती है और जब व्यापारी वो बनता है तो उसकी एक अंदर एक सभ्यता डेवलप हो जाती है। अब मानव क्या हो चुका था, सभ्य। तो यानी कि अगर हम प्रागैतिहासिक काल के विभाजन
की बात करें तो उसमें सबसे पहले नेल्सन ने इसका विभाजन किया और इसे 4 भागों में बांटा, और वह थे आपके बर्बर, शिकारी, कृषक, और जो चौथा कालखंड माना जाता है वह सभ्य। ये इस तरीके से आपके नेल्सन के विभाजन माने जाते हैं। लेकिन इस नेल्सन के इस विभाजन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। जॉन ल्यूबोक आता है, वो कहते हैं नहीं, यहाँ पर पाषाण काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल जो है वह यहाँ पर उपकरणों की कार्य प्रणाली और उपकरणों की जो उपलब्धता थी वो अलग अलग मिलती हैं। यानी कि पहले इस तरीके से कम डेवलप उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे और बाद में आकार में छोटे और एक डेवलप उपकरण प्रयोग में लाए गए। यानी कि दोनों के बीच में कुछ समय इन उपकरणों की उपलब्धता, यानी कि एक ही हैंड एक्स आपको अलग तरीके की ज्यामितीय संरचना के साथ एक जगह मिल रहा है और दूसरी जगह वो एक विकसित अवस्था में मिल रहा है, जो इसकी एक सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो इसी आधार पर जॉन व्यूलोक ने यह कहा जाता है कि इस प्रागैतिहासिक काल अर्थात पाषाण काल को 2 भागों में डिवाइडेड किया। जॉन ल्यूबॉक ने इस प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया। एक तो किया पूर्व पाषाण काल और एक दूसरा था उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल यानी कि 2 भागों में जॉन ल्यूबॉक के द्वारा जब विभाजन किया जाता है, तो उसी के बाद इनके एक शिष्य या इनके एक साथी थे जिनका नाम था सीजे थॉमसन, क्रिश्चियन जैगुसन थॉमसन। और सीजे थॉमसन जो एक स्वीडिश थे, उन्होंने कहा कि देखो ल्यूबॉक भाई साहब ने जो बताया वो सही है, लेकिन बीच में कुछ उपकरणों की उपलब्धता कुछ अलग अलग थी, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर या उनकी जो बनावट थी इन दोनों कालों से भी अलग थी। तो उन्होंने एक बीच में नया कालखंड कर दिया और कहा कि नहीं, पाषाण काल को हम 2 भागों में नहीं 3 भागों में डिवाइडेड करते हैं। और ये जो 3 भाग हैं वह है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा है उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल। इस तरीके का विभाजन सीजे थॉमसन का माना जाता है और यही विभाजन ये कहा जाता है कि वर्तमान में माना गया। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल का को 3 भागों में बांटने वाले पुरातत्वविद या विद्वान कौन थे, तो सीजे थॉमसन जो एक स्वीडिश थे। इसी के अलावा सीजे थॉमसन का ने उपकरणों की तकनीकी यानी कि धातुओं की उपलब्धता के आधार पर इतिहास को 3 भागों में इनकी द्वारा भी डिवाइडेड किया गया है। यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल को सीजे थॉमसन ने पाषाण काल के संबोधित किया। आपके आद्य ऐतिहासिक काल को सीजे थॉमसन ने ताम्र कांस्य युग के संबोधित किया और आपके जो ऐतिहासिक काल है उसको लौह युग के संबोधित किया। तो एक दूसरा विभाजन धातुओं की उपलब्धता के आधार पर सीजे थॉमसन ने इतिहास का किया है। तो ये आपके सीजे थॉमसन के द्वारा पाषाण काल के विभाजन के बारे में बात कही जाती है। आगे हम इन पाषाण काल के विभाजन पर डिस्कस करेंगे।